शुरू करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की कंटिन्यूअस क्लास। क्लास नंबर 4th। 3 क्लास हम पहले कर चुके हैं और आज हम ये 4th क्लास है, स्टार्ट करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से इस लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर में 3 बातें हैं। पहली है आपकी रो वेक्टर, दूसरा है आपका कॉलम वेक्टर और तीसरी इन दोनों की हम डेफिनेशन देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रो वेक्टर की। बेसिक बात है वो क्या है कि रो वेक्टर को आप कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम ले सकते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स कैसी हो सकती है आपकी, इस तरह से एलिमेंट होंगे उसके ए बी सी, लाइक एज हो सकती है आपकी 1 क्रॉस n। उसके बाद कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, जिसमें कॉलम हो एक ही, इस तरह एलिमेंट होंगे उसके ए बी सी डी, लाइक दिस। और ये n क्रॉस रो तो इसमें हो सकती है, n रो हो सकती है इसमें 1 2 3 अप टू n, बट जो कॉलम है वो सिंगल है, एक ही कॉलम। उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो इनकी इंडिविजुअली हम आपको डेफिनेशन या कह सकते हैं कि हम इनका जो सार है, आपको जो बातें आपको जाननी चाहिए रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की, वो हम आपको बताएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आप कैसे डिफाइन करेंगे, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं, ए पहला वेक्टर है आपके पास और बी आपके पास कोई दूसरा वेक्टर है, और आपको कोई इक्वेशन दी गई है k1 a प्लस k2 b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, कब हो सकती है, कब हो सकती है, ओनली इफ, केवल और केवल जो आपके बोथ k1 एंड k2 क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उस कंडीशन में ये इक्वेशन आपकी इज इक्वल टू 0 हो सकती है। अगर ऐसा है कि k1 और k2 की वैल्यू 0 है, तब हम कहेंगे देन a b are said to be linearly independent vector। linearly independent vector। मैं आपको फिर कहूंगा, थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि जो पेन है हमारा फिसलता है डिस्प्ले के ऊपर से, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है राइटिंग में। बाकी मैं आपसे बोल भी रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ जहां तक पॉसिबल है, तो आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो बात हुई इंडिपेंडेंट वेक्टर की। तो अगर बात करें हम इससे उल्टी, उल्टी से मतलब अगर बात करें हम डिपेंडेंट वेक्टर की कि डिपेंडेंट वेक्टर कैसा होगा, तो उसके लिए आइए देख लेते हैं। आपके पास कोई वेक्टर है b और वो वेक्टर अगर एबल है रिप्रेजेंट करने के लिए a को, तो हम क्या कहेंगे,
इफ वेक्टर बी और ए is able to represent each other, then we call as linearly dependent वेक्टर। अब मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बात बताई है एज ए डेफिनेशन फॉर्म, या जो मैंने आपकी बात लिख के बताई है, इससे बात आपकी पूरी तरीके से समझ में ना आई हो, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एग्जांपल देख के आप ये बात अच्छी तरह पकड़ जाएंगे। तो बात करते हैं एग्जांपल की। मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? रो वेक्टर है 1 2 3 एंड वेक्टर ई इज इक्वल टू 2 4 6 आर ए वेक्टर एंड वेक्टर ई लीनियरली इंडिपेंडेंट। पूछा गया है कि क्या ए और ई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए, आपको वेक्टर क्या दिए गए हैं। ए दिया गया है आपको 1 2 3, बी दिया गया है आपको 2 4 6। तो अगर आप, सॉरी ये बी नहीं, ये ई है, ई वेक्टर दिया गया है आपको 2 4 6। तो अगर आप ई को देखें ध्यान से, ई को आप ध्यान से देखें तो कुछ इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कैसे? देखिए, अगर आप दो कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 3। आ रही है बात समझ में? और अगर आप इसको देखें, देखिए ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? क्या देखा आपने? कि ये जो दो वेक्टर हैं ये डिपेंडेंट वेक्टर हैं। जो ई है वो वेक्टर ए पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अगर आपके सामने मैं एक अलग एग्जांपल पेश करूं, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें कहा गया है ए कोई वेक्टर है 1 2 1, ई कोई वेक्टर है -2 -3 1 एंड वी कोई आपके पास में वेक्टर है 3 5 0। फिर पूछा गया आर क्या ए ई वी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या ए ई वी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है? क्या ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है? निर्भर से मतलब इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो क्या एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इस तरह से क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। तो वही सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास वेक्टर है आप उन वेक्टर को लिख लेंगे 1 2 1। फिर आपने वेक्टर ई लिखा -3 -2 -3 1। इसके बाद आपने वेक्टर वी लिखा 3 5 0। अब देखिए, आप इन तीनों के तीनों वेक्टर में आप कोशिश करें कि क्या ये एक दूसरे के साथ में कोई ऐसा नियम या इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करें। हो सकता है ऐसा? चलो, अगर नहीं आपको पता लग रहा है मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर ई इज इक्वल टू वी करते हैं,
तो देखिए आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए ए वेक्टर 1 2 1 माइनस ई वेक्टर -2 -3 1। देखिए लिख ही लेते हैं 1 2 1 माइनस -2 -3 1। देखिए 1 माइनस -2 3 2 माइनस -3 5 और 1 माइनस 1 माइनस 1 0। देखिए कुछ दिखाई दिया गया। जो इन दोनों का रिजल्ट आया है वो आपके किसके इक्वल है? वो आपके v के इक्वल है। तो इससे क्या पता लगा कि आपके जो ये वेक्टर हैं ये क्या है? ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आपस में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ए ई और v आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो आप कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में आपको कोई रिलेशन मिल रहा है तो आप उनको कह सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और अगर आपको इस तरह से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो वो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। समझे बात आप? अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये है हमारा पहला वेक्टर ए जिसके एलिमेंट है 1 1 1, और ये हमारा कोई वेक्टर है बी जिसके एलिमेंट है 2 3 4। हो गया। अब बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? सोचिए और बताइए। चलिए मैं कराता हूं आपको। देखिए ए है आपका 1 1 1, बी है आपका 2 3 4। क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशन लग रहा है? क्या आप कोई रिलेशन इनके बीच में बना सकते हैं या कोई रिलेट कर सकते हैं आप इनको? देखिए बी को अगर आप देखें तो यहां से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आके ए के जैसा बन जाए। ना आप ऐसा कर सकते कि ए में किसी एक इंडिविजुअल नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे जैसा कोई रिलेशन बना दे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो आप इनको कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। आई बात समझ में? आता? अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो बातें अभी आपने पीछे पढ़ी हैं वही बातें इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में यूज होंगी। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन हो जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर आर और इज known as rank maximum number of linearly independent vector R or is called R is known as rank अभी तो बात समझ में नहीं आई होगी इतनी अच्छे से, लेकिन जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे आपके सामने आप इसकी बातें भी पकड़नी स्टार्ट कर दोगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन होता है
कुछ इस तरह। रैंक का जो रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, और रो ए मींस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फॉर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसके एलिमेंट ए आई जे है और एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स है, तो ये जो ए है इसकी रैंक होगी रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ एम और एन। कैसे? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 2 3 2 5 7, कुछ इस तरीके से है, तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 2 क्रॉस 3। तो अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक क्या होनी चाहिए इसकी? रैंक क्या होनी चाहिए? रैंक ऑफ ए क्या होनी चाहिए? तो रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम 2,3। सो मिनिमम क्या है इसमें? 2। तो क्या होगी इसकी रैंक? इसकी रैंक हो जाएगी आपकी 2। आई बात समझ में? तो मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम विल बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, ये एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 3 4 3 2 1 4 6 -1 4 1 2। ऑर्डर क्या है इसका? 3 इंटू 4, 3 क्रॉस 4 के आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और क्वेश्चन है आपके सामने रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो रैंक होगी रैंक ऑफ ए इक्वल टू और लेस देन मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। एम क्या है? रो की संख्या और एन है आपकी कॉलम की संख्या। तो रो ऑफ ए क्या होगा आपका? देखिए मिनिमम लेना है आपको रो और कॉलम की संख्या का, तो क्या है मिनिमम इसमें? 3 क्रॉस 4 है आपका, तो मिनिमम क्या है इसमें? 3, तो रैंक विल बी 3। और ये आपकी रैंक होगी, या तो 3 होगी रैंक या 3 से कम होगी। इसकी एक अनदर डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है, वो कुछ इस तरह है। रैंक की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स is said to be R. Rank means R if all the determinant all the determinant of submatrix all the determinant of submatrix of order r plus 1 of order r plus 1 vanish and they are exist at least one non-zero, at least one non-zero determinant for a sub matrix of order R.
तो ये आपकी एक अनदर डेफिनेशन है आपकी रैंक की। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ all the determinant of submatrix of order r plus 1 vanish and they are exist at least one non-zero determinant for a submatrix of order r। ये रैंक की एक अनदर डेफिनेशन है, आप इस तरह भी रैंक को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। जो प्रॉपर्टीज है रैंक की उनके बारे में, बहुत आसान है और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इज इक्वल टू क्या होगी, चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नल मैट्रिक्स क्या है। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 0, तो जिसके 0 0 एलिमेंट होंगे उसकी रैंक क्या होगी, उसकी रैंक भी 0 ही होगी। सो रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, पहला पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर इसको मैं इरेज कर देता हूं, फॉर ए बीइंग नॉन जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ इस बात का कि किसी मैट्रिक्स ए की रैंक ऑलवेज या तो एक के इक्वल होगी या एक से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। किस कंडीशन में, कि जो ए है वो होनी चाहिए नॉन जीरो मैट्रिक्स, वो होनी चाहिए नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका पी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन की कोई आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी रैंक क्या होगी, ये रो है, उसकी रैंक क्या होगी आपकी एन। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो रैंक क्या होगी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगी, मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपने नाम दिया, तो रैंक क्या होगी इसकी 3, और रैंक विल बी 3। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई में है, ऐसे ए इंटू बी, रैंक ऑफ ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम रैंक ए कोमा रैंक बी। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी और आप उन मैट्रिक्स की इंडिविजुअल रैंक फाइंड कर रहे हैं और आपको जिस मैट्रिक्स की भी रैंक सबसे मिनिमम मिलेगी, वही रैंक आपकी इन दोनों कंबाइंड मैट्रिक्स की रैंक होगी। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो रैंक होती है, रैंक में जब आप किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं तो आप उसमें चाहे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो से रैंक फाइंड करें या आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम से रैंक फाइंड करें, इन दोनों की जो नंबर है या इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहेगी, वो हमेशा इक्वल रहेगी कि लीनियर इंडिपेंडेंट रो इज इक्वल टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल किए थे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके हमने रो पे किए थे। जैसे ये वाला था, ये भी रो के अकॉर्डिंग ही हमने डिफाइन किया था, या इससे पहले ये वाला था, ये हमारी रो मैट्रिक्स थी दोनों और हमने इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई किया था इनके बीच में कोई रिलेशन बनाने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने रो लिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है तो आप उसमें कॉलम के बीच भी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल, प्रोसेस टू फाइंड द रैंक। कोई आपके पास मैट्रिक्स है तो आप उसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, उस तरह का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए जिसकी एलिमेंट है 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है इसका, देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 2 3, 3 तो इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। आई बात समझ में? तो अब इसमें एक बात का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो आपकी रैंक होगी, जो रैंक होगी वो क्या होगी, हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम मिनिमम 3,4। तो 3 क्या है इसमें, मिनिमम क्या है इसमें 3। तो जो आपकी रैंक होगी वो क्या होगी, या तो 3 होगी और या 3 से कम होगी। ये आपके फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन है 4, तो 4 तो रैंक इसकी हो ही नहीं सकती। अब इसकी रैंक या तो 3 होगी या 3 से कम, यानी कि 3 हो जाए या 2 हो जाए या 1 हो जाए। तो उसी को फाइंड करने के लिए हम चेक करेंगे प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एक नोट पॉइंट है, कोई भी अगर आपके सामने मैट्रिक्स है तो आप सबसे पहले उसको रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट reduce the matrix into row echelon फॉर्म। अब रो एक्लियन फॉर्म क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास में कोई मैट्रिक्स है और उसके स्टार्टिंग के एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, इस तरह से है। उसके बाद जो आपकी पहली रो है उसमें कोई जीरो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी दूसरी रो है उसमें स्टार्टिंग में यहाँ एक जीरो होना जरूरी है। इसके बाद ये आपकी दूसरी रो हो गई, इसमें एक जीरो। अब उसके बाद आती है तीसरी रो यानी थर्ड रो, तो थर्ड रो में आपकी 2 जीरो होनी बेहद जरूरी है। इसके बाद अगर आप आते हैं फोर्थ रो में 1 2 3 फोर्थ, तो फोर्थ रो में आपकी 3 जीरो होनी बेहद जरूरी है। तो आप आपकी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाए, वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। जब आपकी वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी तो आपको बहुत ही इजीनेस होगी ये फाइंड करने के लिए कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम जो है इस मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आपने मैट्रिक्स तो लिख के रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स है, कोशिश करेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट 1 हो जाए। आप कोशिश करेंगे उसका ये वाला एलिमेंट 1 हो जाए, ये वाला एलिमेंट 1 हो जाए। देखिए कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स को इधर लिख लीजिए। ये आपके पास मैट्रिक्स है ए, इसको आप यहां लिख लीजिए 4 2 1 3, सॉरी 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 4, ये है आपके पास मैट्रिक्स 4 1 3 4 2 1 3, सही है। उसके बाद है 6 3 4 7 2 1 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो मोटो है वो मोटो ये है कि आप
इस तरह की फॉर्म क्रिएट कर लें, इस तरह की फॉर्म आप क्रिएट कर लें, इस तरह की फॉर्म। तो देखिए कैसे होगी इस तरह की फॉर्म क्रिएट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे 1 होना चाहिए, इस पॉइंट पे 1 का होना अनिवार्य है। लेकिन किस कंडीशन में, या अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी अगर आप रो को अरेंज कर रहे हैं और वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे 1 आ रहा है, उस कंडीशन में आप यहाँ सबसे पहले प्रीफर करेंगे कि आपका यहाँ पे 1 ही आए। अगर आपकी ऐसी कंडीशन बन रही कि 1 आप यहाँ नहीं ला सकते, या आपकी जो मैट्रिक्स है उसमें रो के इंटरचेंज करने पे कहीं भी 1 इस पॉइंट पे नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए R1 इंटरचेंज विद R3, 2 1 0 1, और उसके बाद इंटरचेंज 4 2 1 3, और ये लाइन आपकी ऐसे की ऐसे, वो लाइन आपकी ऐसे की ऐसे। और आपको पता है कि जब आप ऐसा कर देते हैं उसके बाद अब कोशिश करेंगे आप रो क्लोन फॉर्म बनाने की। रो क्लोन फॉर्म कैसी, दूसरी जो रो है उसमें 1 0, उसके बाद जो तीसरी रो है उसमें डबल 0, इस तरीके से, और ऊपर चाहे आपके कोई भी एलिमेंट हो, ऐसे यहाँ चाहे कोई कैसे भी एलिमेंट हो। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे ऑपरेशन, जो आपकी रो है, जो आपकी रो बनेगी R2, उसमें आप क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1, क्या करेंगे कि जो अभी आपकी R2 डैश बनेगी, R2 तो ये हो गई आपकी, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जो हमारी रो आएगी हमने उसको नाम दे दिया R2 डैश, और इसी के साथ हम ऑपरेशन एक और अप्लाई करेंगे R3 डैश, ये नहीं आएगा इस तरीके, तो R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1। देखिए कैसे कर रहे हैं, 2 ऐसे का सही, 1 0 1, क्योंकि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो R2 और R3 में कर रहे हैं। देखिए R2 माइनस 3R1, R2 हो गई आपकी ये वाली और R1 हो गई आपकी ये वाली। तो आप क्या कर रहे हैं, इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करिए 3 से मल्टीप्लाई R1 में क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। तो देखिए क्या होगा, क्या आ रही है यहाँ पे, मैं इधर साइड में कर देता हूँ। जब 3 से आपने मल्टीप्लाई की 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा, और आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब आप करेंगे, ये आपकी नीचे वाली है 2, तो 6 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और 3 माइनस कीजिए R2, ये रही आपकी 3, और R1 3R1 क्या हो गई आपकी ये, तो 3 माइनस 3 0, फिर 4 माइनस 0 4, फिर 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस ये आपका 7 है, और 7 माइनस ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हमने 3 से मल्टीप्लाई की थी ना, तो 3 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, सॉरी सॉरी फॉर दैट। सो 7 माइनस 3 4। इसके बाद सेम टू सेम इसी के जैसे R3 में क्या कर रहे हैं हम, R3 माइनस 2R1, तो ये जो आपकी R1 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका तो काम फिनिश हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए R1 में, कीजिए देखिए 4 2 0 2, माइनस करना है R3 में से, तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, और 3 माइनस 2 1। देखिए आई बात, कुछ समझ में आई बात।
एक आ गई आपकी 0, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखिए 2 आ गए 0, बहुत अच्छी बात है। बाकी ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ पे 2 आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक 0 उसके बाद फिर 2 0, ये कंपलसरी, ये आना ही आना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 2 आपकी रो है, देखिए ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेक्टर। देखिए डिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट कैसे कि इनमें रिलेशन बन रहा है। रिलेशन कैसे कि अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0 0 4 इंटू 4, तो ये दोनों की दोनों एक जैसी हो गई। तो ये क्या हो गई, ये डिपेंडेंट हो गई दोनों की दोनों रो, कि ये जो R2 है और जो R3 है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। यानी कि ये दोनों की दोनों एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेशन के बीच में स्टेब्लिश हो गया। लेकिन जो आप देखेंगे ये सबसे ऊपर वाली रो, ये क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट। ये क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट। ये क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट रो। और जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टी पीछे की थी, उस प्रॉपर्टी में क्या था कि जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होगी। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है आपके सामने कि आपके पास केवल एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। तो इस हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या कहेंगे कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे आप। देखिए अब यहां आ गए। अब देखिए आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जहां तक सोल्व होगा हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये डिपेंडेंट है तो इनका रिलेशन आपको एस्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए। अभी आप क्या करेंगे कि जो आपकी रो 3 है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, रो 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, R3 R3 डैश 4 R3 क्या हो जाएगा 2 1 0 1 0 0 4 4 0 0 4 4, ये नीचे तक आई बात समझ में। अब देखिए इसके बाद ये जो आपकी ये है और ये है, यानी कि जो R2 है और ये R3 है, इनको आपस में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला ऑपरेशन क्या होगा, R3 में क्या करेंगे आप, R3 माइनस R2, तो क्या आएगा आपके सामने 2 1 0 1, ये तो ऐसे कैसे ही 0 0 4 4, तो देखिए क्या है आपके सामने 0 0, आपने सब्ट्रैक्ट किया 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। तो इस तरह आपके पास कितनी इंडिपेंडेंट रो या कॉलम आए हैं, देखिए एक तो ये आ गया आपके पास और एक आपका ये आ गया। ये जो दो हैं आपके पास, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। ये क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आपके पास आ गई। तो अभी हमने जैसे पीछे प्रॉपर्टीज की थी उनमें क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ही आपकी क्या होगी, रैंक। तो इस तरह आपकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी आपकी 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2, यही होगा आपका आंसर। अब इसी तरह आपके पास एक ये दूसरा एग्जांपल है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। वही मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले रो इक्लोन फॉर्म हम बनाएंगे। रो इक्लोन फॉर्म बनाएंगे कि जो पहली है उसमें कोई जीरो की जरूरत नहीं है, जो दूसरी रो है आपकी उसमें यहाँ पे जीरो होनी चाहिए, जो तीसरी रो है आपकी उसमें यहाँ और यहाँ जीरो होनी चाहिए, और जो आपकी चौथी रो है उसमें यहाँ यहाँ
यहाँ जीरो होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, पहली रो में कोई जीरो की जरूरत नहीं है, दूसरी रो में एक जीरो, तीसरी रो में दो जीरो और चौथी रो में तीन जीरो होनी चाहिए। तब जाके आप रैंक का रैंक को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है, जब आपकी रो क्लोन फॉर्म बन गई और उसके बाद आपने देखा कि आपकी जो रो है उनमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो उसे सोल्व करें, और नहीं हो सकता तो आप वहीं पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो जितनी नंबर होंगे वही आपकी रैंक हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो R4 है उसमें आपने देखिए क्या किया, R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए कैसे होगा, R4 में आप कर रहे हैं चेंजेस, तो बाकी जो रो है आपकी वो सेम आएंगी। 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2। अब देखिए ये 6 3 0 -7, आपने जो बाकी तीनों की तीनों आपके पास रो थी उन सबको आपने ऐड किया और माइनस कर दिया R4 में से। देखिए 3 1 4 हो गया और प्लस 2 6 6 -6 0। देखिए इसके बाद 1 -1 खलास 0 और 3, ये तो आया ये करके, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 करके क्या आया आपका 3, और 3 -3 0। और इसी तरह देखिए -1 -2 -3 और +3 0 0 -0 0। इसके बाद -1 -4 -5 -2 -7 और -7 -7 तो क्या होगा, -7 माइनस माइनस प्लस 7 -7, ये भी 0। आई बात समझ में। अब देखिए ये तो 0 0 हो गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 माइनस, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो 0 0 वाली आपकी रो थी वो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेशन क्या करेंगे आप, जो आपका R1 है, जो आपका R1 है और जो आपका R2 है उसको आप इंटरचेंज करेंगे, आप उसका इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करके आपको मिलेगा 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 माइनस, आ गया आपके पास में। अब आपको यहाँ से रो क्लोन फॉर्म बनानी है, अब आपको यहाँ से रो क्लोन फॉर्म बनानी है। उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, पहले यहाँ 0 होनी चाहिए, फिर आपकी यहाँ होनी चाहिए और फिर यहाँ होनी चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम, R2 डैश R2 माइनस 2R1 और R3 डैश R3 माइनस 3R1। देखिए कैसे करेंगे हम, पहली रो आपकी ऐसे कैसे आएगी, 1 -1 -2 -4। उसके बाद R2 माइनस 2R1 करना है, तो R2 में से 2R1 करना है, तो R1 है आपका ये, और इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्या आएगा आपका, देखिए 2 -2 -4 -8। क्या करना है, R2 में से माइनस करना है 2R1, 2 -2 0, 3 -2 तो क्या आएगा 5, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है ना। फिर -1 -4 -1 -4, देख क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस, सो क्या आएगा यहाँ पे 3, और इसी हिसाब से -1 -1 ये हुआ, और -1 -8, देखिए -1 माइनस प्लस 8, सो क्या है यहाँ पे 7। इसी तरह यहाँ पे करेंगे आप, देखिए R3 माइनस 3R1 R3 माइनस 3R1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका, ये लिख लेते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ ऐसे, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए पहले 3R1 में, क्या आएगा 3
-3 -6, 3 से करें 3, 3 -6 -12 करिए। देखिए 3 - 3 0, इसके बाद 1 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4, फिर 3 -6 9, फिर -2 -12 10। कैसे? -2 -2 -12, देखिए 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गई आपकी 0, यहाँ पे भी आ गई आपकी 0। अब कहाँ लानी है आपको 0? यहाँ पे लानी है, यहाँ पे आपको 0 लानी है। तो कैसे लाएंगे यहाँ पे 0 आप? देखिए मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, चलो नीचे कर देते हैं। R3 में आपको क्या करना है? 5 R3 -4 और R3 में आपको करना है सब कुछ। तो ये पहली रो तो ऐसे आएगी 1 -1 -2 -4। यानी सबसे पहले आप कोशिश करेंगे रो क्लोन फॉर्म बनाने की, उसके बाद करेंगे जो भी करना है। उसके बाद फिर देखिए 0 5 3 7, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 R3 -4 R2। कैसे? देखिए यहाँ पे आप 4 से करिए, 5 से करिए मल्टीप्लाई, 0 और फिर 20, फिर 9 × 5 45, फिर 5 × 10 50, और यहाँ पे 4 R2। R2 में कीजिए, देखिए 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? करें मल्टीप्लाई आप 4 × 0 5 × 4 20, फिर 3 × 4 12, फिर 4 × 7 38। माइनस करना है 0 - 0 0, 20 - 20 0, 45 - 12 33, 50 - 28 22। आई बात समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है, और रो क्लोन फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश की यहाँ पे बनाने की, लेकिन ये सब 0 0 हो गया तो आपने इसको छोड़ दिया। अब बाद में बचा आपके सामने ये मटेरियल। आप इस मटेरियल में आप कोशिश करेंगे रो क्लोन फॉर्म बनाने की, मतलब यहाँ 0 आ जाए आपकी, एक यहाँ 0 आ जाए आपकी, और एक यहाँ 0 आ जाए आपकी। तो यहाँ 0 लाने के लिए आप, और यहाँ 0 लाने के लिए, 1 और 3 के प्लेस पे 0 लाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पहली रो का, जैसे हमने किया है। उसके बाद जब यहाँ और यहाँ 0 आ जाए, उसके बाद इस प्लेस पे 0 लाने के लिए आप यूज करेंगे सेकंड रो का। यूज करेंगे आप सेकंड रो का, आप फर्स्ट का नहीं करेंगे, आप सेकंड रो का यूज करेंगे। और जब आप ऐसा कर देंगे, आपकी ये रो क्लोन फॉर्म बन गई कि जो आपकी दूसरी होती है उसमें 1 0 आ गई, और जो आपकी तीसरी होती है उसमें आपकी 2 0 आ गई। ये आपकी रो क्लोन फॉर्म बन गई। अब आप चेक करेंगे क्या हम जो आपकी बची हुई रो या कॉलम है, और जो आपके पास रो बची हुई है, उसमें कोई रिलेशन हम स्टेब्लिश कर सकते हैं? आपने गौर से देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। देख लिया? तो आपको दिखा होगा कि इसमें कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और आपने यहाँ पे रो क्लोन फॉर्म भी बना दी है। तो अब इससे आगे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे? क्या बचा आपके सामने? आपके सामने बचा 3 × 4 की एक मैट्रिक्स आपके सामने बची। और आपको पता है कि जो रैंक होती है आपकी, जो रैंक होती है वो लेस देन और इक्वल टू मिनिमम m क्रॉस m और n, m या n हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रो ए इक्वल टू क्या आएगा आपका? मिनिमम ऑफ 3 और 4। तो मिनिमम क्या है यहाँ पे? 3। तो आंसर क्या होगा?